अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ ऐसा है जो हो रहा है मगर दिखाई नहीं दे रहा। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि DGISPR का ट्विटर हैंडल भी और फिर प्रेसर भी, ये सब कुछ खामोश है, यानी अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं की जा रही है और अभी तक उनकी तरफ से किसी सियासी मामले के अंदर भी कोई बराह रास्त कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। ज़ाहिर है फ़ौज ये कह चुकी है कि उनका किरदार ये पॉलिटिकल है, गैर सियासी है, लेकिन क्या हकीकतन ऐसा है? और फिर फ़ौज इस वक्त अगर इंडल्ज है, मसरूफ़ है, इंगेज है, तो वो किस जगह पे है? ये सब कुछ आज के इस व्लॉग में बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये याद दहानी के लिए ज़रूरी है कि 9 मई को जो कुछ हुआ, ये अब ये एक एडमिटेड फैक्ट है, ये प्रूवन फैक्ट है और इदारे ने इस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि ये इदारे के अंदर बगावत की मज़मूम सोची समझी प्लानिंग थी। और फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ऐसे शवाहिद भी मिले कि जिसमें ये प्रूव हो गया कि कुछ लोगों ने मिल के प्लान किया था और उस प्लान को एग्जीक्यूट 9 मई को किया जाना था, एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुल्क में नहीं थे और उस वक्त के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जो आज भी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, उस वक्त इन मामलात को देख रहे थे। उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी के साथ, तहम्मुल के साथ इस सारे प्लान को नाकाम बनाया। और फिर जाहिर है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा है उनकी तैनाती से पहले ही शुरू हो गया था। पहले तो सेक्टेरियन इशू बनाया गया और फिर उसके बाद लंदन प्लान का जिक्र करके इसको PDM के साथ जोड़ा गया और फिर ये कहा गया कि एक रिटायर्ड फौजी अफसर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाया जा रहा है। और फिर ये भी बात सुनने में आती रही कि कोई पिटीशन लाने की प्लानिंग भी हो रही है कि कोर्ट में उमर अता बंदियाल से या बंदियाली कोर्ट से ये रुजू किया जाएगा और इस मामले पर कहा यह जाएगा कि रिटायर्ड फौजी अफसर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाया हुआ है। यानी आसिम मुनीर साहब को हटाने के लिए, उनकी अपॉइंटमेंट रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ कर सकती थी उन्होंने किया। और जब कोई भी हरबा कामयाब नहीं हो सका, सक्सेसफुल नहीं हो सका, तो फिर बराह रास्त फ़ौज को बगावत पर उकसाने की खुल्लम खुल्ला साजिश की गई और फिर इसको एग्जीक्यूट भी 9 मई के रोज़ किया गया। 9 मई को जो कुछ हुआ और ये प्लान जिस बुरे तरीके से भोंडे अंदाज में फ्लॉप हुआ है, अब ये चेयरमैन PTI का पीछा छोड़ नहीं रहा है। यानी इस वक्त वो यहाँ तक जो है वो इसके अंदर धंसे हुए हैं केसेस के अंदर। और फिर ख़ास तौर पे 9 मई वाक़े के अंदर जो मुकदमे का इंदराज हुआ था, इसके अंदर बगावत की दफ़ात भी शामिल कर ली गई हैं। और कल ही SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने बताया कि जो नई ऐड करदा जो दफ़ात हैं वो बगावत की दफ़ात है और चेयरमैन PTI के अगेंस्ट वो भी शामिल हो गई। और फिर नैब के जो केसेस हैं, ज़ाहिर है नैब तरामीम के वापस होने के बाद उसका भी किसी न किसी तरीके से असर चेयरमैन PTI के ऊपर पड़ेगा। अब फ़ौज को इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो अपने इमेज की रीबिल्डिंग का है, क्योंकि जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है किसी न किसी हद तक ज़ाहिर है इसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी ताना बाना है, क्योंकि उस वक्त सेम पेज की हुकूमत थी, उस वक्त जनरल फैज़ हमीद थे, उस वक्त के जो DGISPR हैं वो सब लोग ऑन बोर्ड थे और मिल के 5th जनरेशन वॉरफेयर लड़ी जा रही थी और उसमें एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता था। सोशल मीडिया हैंडल्स, बहुत सारे फेक हैंडल्स, बहुत सारे बॉट्स को एक्टिव किया जाता था मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर। एक सोची समझी प्लानिंग के तहत से इसको प्रमोट किया जाता था, लेकिन वो इतना प्रमोट कर दिया गया, यानी वो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि वो अपने ही गले पड़ गया। तो अब वो अपने ही गले ऐसा पड़ गया कि उन्होंने चुन चुन के किरदारों को निशाना बनाना शुरू किया, कुछ पाकिस्तान के अंदर बैठ के और कुछ ने पाकिस्तान से बाहर बैठ के, और जितना फ़ौज के इमेज को गंदा कर सकते थे वो किया। अब फ़ौज को जो सबसे बड़ा चैलेंज है, ये सबसे बड़ा इस वक्त इशू है, वो अपने इमेज की रीबिल्डिंग का इशू है। ज़ाहिर है फ़ौज मुल्क की इकॉनमी को भी देखना चाहती है, दुरुस्त करना चाहती है, लेकिन पैरेलल अपने अंदर भी जो हाउस है वो इन ऑर्डर देखना चाहती है। लोगों के अंदर जो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन मौजूद है उस कन्फ्यूजन को दूर भी करना चाहती हैं। अंसार अब्बासी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, उनकी तरफ से ये बताया गया कि ISPR PTI के ख़िलाफ़ एक दस्तावेज़ी फ़िल्म दिखा रही है और इसका मकसद किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन को और बेचैनी को और इज़्तिराब को दूर करना है। और 9 मई का हमला 9/11 के तौर पर समझा जा रहा है, यानी जैसे 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हुआ था अमेरिका में, उसी तरह से पाकिस्तान में 9 मई को अस्करी तनसीबात को जो निशाना बनाया गया वो पाकिस्तान का 9/11 है। यानी फ़ौज इसकी इंटेंसिटी और ग्रेविटी ऐसी ही समझती है। और फिर आपने देखा ना कि अमेरिका ने तो 9/11 के बाद किस तरह रिटेलिएट किया, अफ़गानिस्तान के अंदर घुसे और प्रैक्टिकली अपनी जंग समझ के इस जंग को लड़ा। तो फ़ौज भी इसको अपनी जंग समझ के लड़ रही है और चुन चुन के उन लोगों को पकड़ रही है कि जो 9 मई के अंदर मुलव्विस थे, और फिर उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर करने का इरादा भी रखती है। और फिर कमांडिंग ऑफिसर को तो कुछ लोग हैंड ओवर भी कर दिए गए हैं, उनका ट्रायल चल रहा है। और फ़ौज के अपने अंदर भी कुछ लोगों को जो तादीबी कार्रवाई है उसका सामना करना पड़ा। कोर कमांडर लाहौर उसकी जीती जागती मिसाल है, और कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जो सिस्टम के अंदर आए और फिर सिस्टम के अंदर जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस की छलनी से उनको गुजरना पड़ा, और 9 मई वाक़या ही उसके अंदर था। और फिर उसमें कुछ साबिका अस्करी अफसरान भी हैं
जो इमरान खान के साथ ऑन बोर्ड थे। अब ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने ये इस खुरे तक पहुंच चुकी हैं और उनके पास सारे फैक्ट्स मौजूद हैं, और अगर कोई ये समझ रहा है कि वो सरफेस पे नहीं आ रहे तो इंटरनली ये कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं। लेकिन पैरेलल ही इमेज को रीबिल्ड और रीगेन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है ISPR की तरफ से, और उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जा रहा है जो अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं जो ट्रेनिंग के लिए मौजूद हैं। ख़ास तौर पे बताया जा रहा है कि ये जो स्कूल ऑफ आर्मर एंड मैकेनाइज्ड वॉरफेयर है नौशेरा का, उसमें रिसेंटली जो अफसरान हैं और जवान हैं उनको ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है, और उसमें ये बताया गया कि किस तरह 9 मई का ये इंसिडेंट हुआ था, और 9 मई इंसिडेंट के सहूलतकार कौन है, इसके मरकज़ी किरदार कौन है, और इसका हदफ क्या था, इसका टारगेट क्या था। ये इसलिए दिखाया जा रहा है नए आने वाले अफसरान और जवानों को भी, ताकि उनको बताया जाए कि कौन है जो शरपसंद अनासर हैं, कौन है जो फ़ौज के अंदर बगावत पैदा करना चाहते हैं, कौन है जो आपका माइंड मेकिंग कर रहे हैं। और फिर एक तासुर ये भी है ना कि फ़ौज के अपने अंदर भी कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं, कुछ अफसरान की, और वो ये समझते हैं कि नहीं, चेयरमैन PTI के साथ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, अनजस्टिफाइड है, और फिर वो खड़े हो जाते हैं और फिर वो अपने जो फौजी ऑफिसर्स हैं अपनी फैमिली के अब्बा हुजूर से ये कहते हैं कि जी नहीं। तो बहुत, और यही हुआ लाहौर के कोर कमांडर हाउस के अंदर भी हमने देखा कि वहाँ पर साहबजादे क्या कर रहे थे और उनकी फैमिली जो है वो क्या कर रही थी, और फिर उसके बाद कूद के साथ वाले जिस घर में गए वो घर किसका था। तो ये ताना बाना ज़ाहिर है जब जोड़ा है तो उस पर बहुत सारे लोगों के अपने अंदर जो एक इमरान खान की मोहब्बत पाई जाती है या फ़ैन फॉलोइंग पाई जाती है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये बताना है, ये इस्टेब्लिश करना है कि असल हकीकत क्या है। अब मामला ये है कि 9 मई के सिलसिले में जो FIR का इंदराज हो चुका है, उसके अंदर इन्हीं फैक्ट्स को लेके, इन्हीं चीज़ों को लेके जो बगावत के तहत मुकदमात का इंदराज हुआ है, उससे इमरान खान की जान छूटती भी नज़र नहीं आती। और इससे पता ये चल रहा है, तासुर ये मिल रहा है कि एक तरफ तो कार्रवाई है जो हो रही है, और दूसरी तरफ से इमेज बिल्डिंग, यानी पैरेलल दोनों चीज़ें हो रही हैं। ये पैरेलल दो धारी तलवार है जिसके ऊपर फ़ौज चल रही है। एक तरफ तो अपने लोगों को यूनाइटेड रखना, जोड़े रखना, उनको बताना कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या हकीकत है और क्या फसाना है। यानी चेयरमैन PTI कितना बुरा है, और PTI वतन मुखालिफ, वतन दुश्मन, फ़ौज मुखालिफ, फ़ौज दुश्मन जमात है, ये इस्टेब्लिश करना है। और दूसरी तरफ पैरेलल ही उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों को भी तोड़ चढ़ाना है, किसी सिरे तक पहुँचाना है। और फिर बात यह है कि अब भी एक प्रेशर तो मौजूद है, और ये प्रेशर डिप्लोमेट्स के ज़रिए से, दूसरे ममालिक के ज़रिए से डालने की कोशिश की जाती है कि इमरान खान को छोड़ा जाए, या ये जो कुछ हो रहा है ये गैर जमहूरी अंदाज में हो रहा है। तो उनको भी ये बताना मकसूद है कि जो कुछ हो रहा है ये किसी वजह से हो रहा है। अब फ़ौज के अपने अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी हैं, और हमने आपको बताया था कि DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को कंटिन्यू कराने के हवाले से, और जैसे मैंने आपको कहा ना कि ISPR का हैंडल इस हवाले से भी खामोश है, कोई प्रेस रिलीज़ नहीं आई है। तो बताया ये जा रहा है कि जो लोग थे वो इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं कि जब तक ये मामला किसी तोड़ नहीं चढ़ जाता, ऊँट किसी करवट नहीं बैठ जाता, तब तक ये स्टेटस को बरकरार रहेगा। यानी जो जहाँ है वो वैसे ही रहेगा, अनटिल और अनलेस ये जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला है, या इनका जो फेट है वो डिटर्मिन नहीं हो जाता, पर्टिकुलरली चेयरमैन PTI का फेट, कि चेयरमैन PTI के साथ करना क्या है। अब जिस हद तक केसेस बन चुके हैं, वो नैब के केसेस हों या 9 मई इंसिडेंट जो प्रोमिनेंट केस है, जो असल चार्जशीट है चेयरमैन PTI के, तो उनका एक्विटल तो कोई आसान दिखाई नहीं दे रहा, अनटिल और अनलेस वो टूट जाए, उनको मना लिया जाए, किसी डील के लिए या ढील लेने के लिए आमादा कर लिया जाए, जो अभी फ़िलहाल वो दिखाई नहीं देते हैं। और अगर आने वाले दिनों में ऐसा कर लेंगे तो फिर वो जो कंसर्न क्वार्टर्स है जिनको स्टे कराया गया है या कंटिन्यू कराया गया है, उसमें उनका एक बहुत बड़ा किरदार होगा। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि वक्त बहुत कम है, ये कोई गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए तोसी नहीं होती है, ठहरना होता है। स्टेटस को बहुत देर तक ऐसी बरकरार नहीं रखा जा सकता। इसका मतलब है 3-4 महीने के अंदर क्विकली इसको किसी तोड़ पहुंचाना होगा, पाए तकमील तक पहुंचाना होगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।